राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पास कर दिया गया। राज्यसभा में मौजूद 186 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया है। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में भी इस बिल को मंजूरी दी गई। इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए मराठा कोटे को सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई थी। वहीं राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कल की घटना की निंदा की और हंगामे का जिक्र करते हुए भावुक भी हो गए। नायडू ने कहा कि विपक्ष संसद की मर्यादा भूल गया है, आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यवाही नहीं रही। लगातार हंगामे और स्थगन की वजह से सिर्फ 22% ही उत्पादकता रही है। दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के समापन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मुलाकात हुई। वहीं सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान भी ओम बिरला ने कहा कि संसद के अंदर कुछ सांसदों का बर्ताव सही नहीं रहा। संसद में गरिमा बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। 19 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल पारित हो गया है। इससे पहले ये बिल लोकसभा में लाया गया था, जहां से मंगलवार को ये बिल पारित हो गया। पूरे विपक्ष ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया था और राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का समर्थन किया। सदन में कुछ हाथापाई की घटना भी हुई, जबकि दूसरी तरफ आयुष मंत्रालय से जुड़े 2 बिल भी पारित हो गए। संसद में हंगामा होता रहा। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री अपना अपना तर्क देते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति बनी रही है। एक दिन भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। संसद के भीतर से लेकर बाहर तक अगर कुछ हुआ है तो वो है हंगामा। हंगामा हुआ, बयानबाजी हुई। सभी माननीयों ने जनता हितैषी बनने की बात तो कही, लेकिन सदन में जनता के मुद्दे नहीं उठा सके। पूरे मानसून सत्र का ब्यौरा देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शोर शराबे के कारण सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22% काम हो सका। सदन में कामकाज अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। लगातार हुए हंगामे पर राज्यसभा में वेंकैया नायडू भी भावुक हो गए और सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की। लेकिन सियासत की एक तस्वीर और आई है। मानसून सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात हुई। ये मुलाकात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में हुई। वैसे तो मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही को पहले ही स्थगित करना पड़ा। 200 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए हैं मानसून सत्र में। वहीं कामकाज की बात की जाए तो 21 घंटे ही यहां पर कार्य हुआ। हालांकि अब दोनों ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़े रिस्क उठाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की शुरुआत में कहा कि CII की यह बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के लिए, नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। PM मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुए हैं वह सभी ने देखे। आज भारत कई क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बने प्रोडक्ट्स के महत्व के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज स्थितियां बदल रही हैं। देश की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। चाहे कंपनी भारतीय हो या फिर नहीं, लेकिन भारत में बने प्रोडक्ट्स को हर कोई भारतीय खरीदना चाहता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ लैंडस्लाइड होने से यात्रियों की एक बस और कई गाड़ियाँ मलबे में दब गई। इस हादसे में करीब 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राहत और बचाव कार्य में लगी ITBP के मुताबिक रेस्क्यू में ITBP के 300 जवान लगे हैं और 14 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं करीब 30 और लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा पहाड़ से मलबा गिरने के कारण हुआ है।
हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य तेज़ी से जारी है। वहीं हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जयराम ठाकुर से बातचीत की। उन्होंने जारी बचाव अभियान के अंदर हर संभव मदद का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में अफगान बलों और तालिबान के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका और नोटा के सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान का दबदबा अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। इस बढ़ते प्रभाव से सबसे ज्यादा वहाँ की महिलाएं परेशान हो रही है। द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान घर घर जा रहा है और लड़कियों को ढूंढ रहा है और उनका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रहा है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के लीडर्स अब अफगानिस्तान की युवतियों का अपहरण करने और उनके साथ जबरदस्ती शादी कर सेक्स गुलाम बनाने का काम भी कर रहे हैं। तालिबान की ये हरकत इराक और सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट की क्रूरता से मिलती जुलती है, जो महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाने के लिए कुख्यात है। पिछले महीने ही द सन की रिपोर्ट में सामने आया था कि तालिबान ने कब्जे वाले इलाके की सभी इमामों से वहां 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल की उम्र से कम की विधवाओं की लिस्ट तालिबान को सौंपने को कहा था, ताकि तालिबान अपने लड़कों की शादी इन महिलाओं से करा सके। लेकिन अब रिपोर्ट्स में सामने आया है कि तालिबान जोर जबरदस्ती करके और किडनैपिंग के सहारे अफगानिस्तान की महिलाओं को उठा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के साथ ही तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए काफी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और शरिया कानून के चलते उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग सकता है। शरिया कानून के मुताबिक महिलाएं बिना किसी पुरुष के बाहर नहीं निकल सकती हैं। इस मामले में बात करते हुए अफगानिस्तान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन की सदस्य फारूखंदा जहारा नदेरी ने भी चिंता जताई। तालिबान जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो इन फीमेल लीडर्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो इन महिलाओं के लिए कौन बात करेगा, इनके हक के बारे में कौन बताएगा, और ये जो 20 साल की प्रोग्रेस है इसको कौन बचाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए नए मंत्री 19,567 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। भाजपा की यह जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी, जो 21 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सभी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नए मंत्री और पदोन्नत हुए 39 मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। दरअसल राज्य मंत्री 16 अगस्त से अपने लोकसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। केंद्रीय मंत्री 20 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। इसी को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 11 मंत्रियों के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने सोमवार को 20 मंत्रियों और मंगलवार को 9 मंत्रियों से बैठक की थी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा 22 राज्यों में होगी। इसमें 19 राज्यों के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान सभी मंत्री 265 जिलों में यात्रा करेंगे। इस दौरान 1663 कार्यक्रम भी होंगे। सभी मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। समाज के हर वर्ग के लोग इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। एक मंत्री को अपना जिला छोड़कर 4 जिले और अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर 3 लोकसभा क्षेत्र कवर करने होंगे। कुछ मंत्री वैक्सीन सेंटर से शुरुआत करेंगे, कुछ शहीदों की मूर्ति से शुरुआत करेंगे, जबकि कुछ राशन की दुकानों से शुरुआत करेंगे। बीजेपी की यह जन आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश में करीब 3,665 किलोमीटर को तय करेगी और इस दौरान करीब 27 जिले कवर होंगे। यात्रा का प्रभारी महामंत्री तरुण चुग को बनाया गया है। प्रशासन और सरकार भले लाश सख्ती कर ले, मगर अवैध माइनिंग की जो प्रक्रिया है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अवैध माइनिंग के चलते आए दिन प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों की जान जोखिम में डलती है, मगर भीलवाड़ा जिले में एक माह में दूसरी अवैध माइनिंग के चलते हादसा हुआ है, जिसमें लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी है। भीलवाड़ा जिले के आसिन थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में आज अवैध माइनिंग के चलते 2 परिवारों के 7 चिराग बुझ गए। 7 लोगों की अकाल मौत के साथ ही सनसनी फैल गई। जिला प्रशासन की तरफ से जिला कलेक्टर शिव प्रसाद हेमनकाते, एसपी विकास शर्मा के साथ साथ पूर्व मंत्री व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमेरी गांव के रहने वाले 2 भील परिवारों के 7 लोग इस अकाल मृत्यु के शिकार हो गए और जल्दी जो बचे हुए लोग हैं, श्रमिक जो कि दबे हुए हैं मलबे में, उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। गौरतलब है कि आसिन सेक्टर में ही कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का मलबा गिरने से एक हादसा हुआ था, जबकि बिजोलिया थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की अकाल मौत हो गई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री राजे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बाढ़ के हालातों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगी। वहीं राज्य के हेलीपैड पर पहुंचने के दौरान जिले की भाजपा की एकमात्र विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के अलावा बड़ी संख्या में जिला भाजपा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। और 12 जिले का दौरा करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के साथ धौलपुर पहुंची। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री की अगवानी जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत ने की। पुलिस लाइन में हेलीपैड से उतरने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत और कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने जिले में बीते दिनों आई बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा जिले के आला अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों की भी जानकारी ली। 12 झालावाड़ दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पहुंची धौलपुर। सांसद दुष्यंत सिंह भी रहे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत ने की अगवानी। भाजपा कार्यकर्ताओं से भी पूर्व सीएम ने की मुलाकात। बीकानेर में इन दिनों छात्र राजनीति में कॉलेज विद्यार्थियों की फीस वापसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कमाल की बात यह है कि तमाम विचारधाराओं वाले संगठन इस मुद्दे पर एकजुट है। एनएसयूआई और एबीवीपी पहले ही प्रदर्शन कर चुकी हैं, तो वहीं आज छात्र क्रांति मूवमेंट के तहत जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र भाटी की अगुवाई में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र जुटे। रविंद्र भाटी का कहना है कि जब सरकार कोरोना के चलते एग्जाम नहीं करवा रही है और फीस ले चुकी है, तो क्यों नहीं इस फीस को आगे एडजस्ट किया जाए। भाटी ने कहा कि अभिभावक कोरोना की मार के चलते पहले ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसे में सरकार और यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो छात्र हित को प्राथमिकता दे। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर एक सभा भी हुई। बाद में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में फीस वापसी का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। तो वहीं रविंद्र भाटी ने कहा कि पूरे राजस्थान में वे इस मुद्दे को लेकर छात्र क्रांति मूवमेंट चला रहे हैं, जिसके तहत अन्य छात्र संगठनों से बात कर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जोधपुर स्पेशल एसीबी टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। अपने ही विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 5,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। एसीबी ने आज नगर निगम उत्तर के एक कनिष्ठ लिपिक राजेश बारासा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जयनारायण वाल्मीकि 2 महीने पहले ही नगर निगम उत्तर से सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने और अन्य परिलाभ देने की एवज में वरिष्ठ लिपिक राजेश बारासा ने 21,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसके बाद यह 5,000 रुपए देने पर सौदा तय हुआ। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद आज परिवादी को 5,000 रुपए देकर नगर निगम कार्यालय भेजा, तो परिवादी ने 5,000 रुपए राजेश बारासा को दिए। इशारा मिलते ही एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी राजेश बारासा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि आरोपी राजेश बारासा लंबे समय से बीमार है और आज भी वह डायलिसिस करवाने गया था। डायलिसिस करवाने के बाद वह सीधा ही रिश्वत राशि लेने पहुंच गया। इस कार्रवाई के बाद आज दिन भर नगर निगम में हड़कंप का माहौल रहा। वहीं अन्य कर्मचारी भी इस पूरी कार्रवाई की चर्चा करते नजर आए।